हम इस वक्त स्वामी जी की समाधि पे बैठे हैं और स्वामी जी की समाधि स्थल बहुत ही पवित्र जगह है। और स्वामी ब्रह्मानंद जी वो संत थे जिन्होंने बुंदेलखंड में शिक्षा की ज्योति जलाई है और लोग उन्हें पूजते हैं, मानते हैं। स्वामी जी शिक्षा के सागर हैं और आज यहाँ पर जो सभी लोग बैठे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं विरोध जताने के लिए कि जिस तरीके से छतरपुर कलेक्टर शीलन सिंह जी का पिछले दिनों ट्रांसफ़र किया गया है वो गलत है और इसी का विरोध जताने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हाँ सर, तो क्या कहने वाले थे आप? पहले तो जिस भी कारण से आप लोग स्वामी जी के समाधि पर इकट्ठा हुए हैं, अप्रोक्ष रूप से मैं घूमते हुए इधर समाधि के पास आया तो आप लोगों से जिज्ञासा चाहा तो सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने प्रेरणा स्थल समाधि स्थल बनाया है। अब चूँकि समाधि स्थल बनाया है तो स्वाभाविक है स्वामी जी के आदर्शों का भी अनुकरण कुछ न कुछ अप्रोक्ष या परोक्ष रूप से विचारों में जाएगा और यही बहुत बड़ी शक्ति है। अगर स्वामी जी महान संत थे, वर्तमान समय के कबीर थे, इस बुंदेलखंड के मालवी भी थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जुआ शराब का भी विरोध किया, आपस में लोग लड़ते रहते थे, इसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी कि लड़ाई झगड़ा मत करो, विश्वासघात मत करो, प्रेम से रहो, या मुकदमे हैं या वो है उससे बच करके आपस में पंच द्वारा निर्णय लिया करो। ये सब उन्होंने ये बीज डाला और आज की स्थिति ये है कि इस क्षेत्र में देखिए अपराध बहुत कम हो गया है। जबकि लोग इस क्षेत्र के नाम से जो चूड़ते थे कि भाई यहाँ पर तो अपराध होता रहता है। आज क्रांतिकारी परिवर्तन का एरा अगर आज सुनने को आता है समाज में अपराध, वो भी छोटे मोटे अपराध सुनने में आते हैं या कोई सामान्य वैमनस्यता है। ये समाज का सुधार स्वामी जी के किरणों से हुआ और यहाँ से आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग समाज सुधार की बात करोगे। यह तो जो बिंदु उठा रहे हैं बहुत छोटा बिंदु है, लेकिन ये जो मूल बिंदु है समाज इकट्ठा हुआ है, खास करके ये कृषक समाज जिसको लोधी या लोधा भी कहते हैं। हालांकि जे छटन के हिसाब से इनको पहले किसान कहा जाता था जो कुर्मी जात से निकले थे, ऐसा प्रोफेसर जे छटन का कहना था। प्रोफेसर नहीं, वो कमिश्नर थे, ICS थे। उनकी किताबों में ये दर्शाया गया है, हमने भी अध्ययन किया एंथोलॉजी में। लगभग संस्कृति किसान की ही है, लेकिन कुछ भौगोलिक कारण, कुछ क्षेत्रीय कारण होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कारण होते हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संस्कृति का उदय होता है। तो इस समाज को मेरा यही है कि स्वामी से प्रेरणा लेकर के ये जो मूल बिंदु है समाज के, जैसे जहेज प्रथा, मृतक भोज में भाई एकाएक श्रद्धा नहीं तोड़ना तो थोड़ा संख्या कम कर दीजिए। नहीं डर है कि हमारे पूर्वज सोचेंगे मैंने मृतक भोज भी नहीं किया, तो उसको थोड़ा कम करिए। उसको मृतक भोज का सिर्फ ये है कि पूर्वजों के नाम से ऋषियों को दान दिया जाता था जो संत महापुरुष होते थे, और संत महापुरुष जो होते थे वो गृहस्थ नहीं होते थे। उसका परिकल्पना ये है कि जो ऋषि मुनि जंगलों में हैं उनके यहाँ हम जाएँ, विनय करें, हमारे पूर्वजों के आत्मा को आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए वो प्रथा शुरू की गई थी, जो आकर के आज अब उसमें कहना नहीं चाहता क्या रूप ले लिया है, उसमें शोभा नहीं देगा कहना, एक जातीय रूप ले लिया है। किसी जाति विशेष को वो करिए और समाज ही साथ एक तो आदमी के साथ मुसीबत आया है और तुरंत उसके ऊपर आर्थिक दबाव कि वो ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, 13 दिन तो इसी में वो परेशान रहता है। और काफ़ी और मान सम्मान से जोड़ लिया गया कि तेरे ही कितना अच्छा किए कि उनके यहाँ ऐसे हुआ था। और मान सम्मान के साथ साथ खान पीन का तरीका भी बदल रहा है। वो चीज़ें दी जा रही हैं जो पुरानी संस्कृति में पौष्टिक चीज़ें तो उसको छोड़ करके प्रोसेस फूड, उस तरह के खाने दिए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य के नुकसानदायक भी होते हैं और नाजायज़ खर्च किया जा रहा है। तो बल्कि इसमें तो हमारे ज़िले में मिर्ज़ापुर में, हालांकि वो कुर्मी बहुल एरिया है, तो वहाँ लोग आर्य समाज से ज़्यादा कार्य करते हैं। करीब 40%, 60% वहाँ भी नुक्ता चीनी वाले हैं। लेकिन वो ज़रूर करते हैं कि घाट पर जाते थे तो वहाँ सबको खाना खिलाना पड़ता था, कुछ मीठा मिष्ठान वो बंद हो गया। अब तो नियम में हो गया कोई कफन भी दान नहीं करेगा, जिसको देना हो पैसा दे दे उस व्यक्ति को जिसके घर से कोई गुजरा है। उसके बाद वहाँ ये सब प्रथा धीरे धीरे सुधार किया गया। उस पैसे को लगाया गया नदियों के सामने घाट बनाने में। क्या इस पैसे का आप घाट बना दिए, जब एक ने शुरू किया तो लोग चंदा देने लग गए, फिर बड़े लोग और वाहवाही में चंदा देने लगे ना मैं भी दूंगा, तो फिर 5000 से शुरू हुआ, लाखों में पहुँच गया और अद्वितीय घाट बन गए जो रमणीक स्थल हैं। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ किस तरह से सोच बदलने से वहीं खर्च जो है जनहित में डालिए। और वो है तो कहते भाई हम एक शिक्षण संस्थान में डालना चाहते हैं, कुछ समाज सेवा करेंगे, या किसी कन्या की शादी में हम खर्च कर देंगे, वो एक तरह से पुण्य हो गया।
या संत महापुरुषों को करिए जो वाकई में संत हैं। मठाधीशों की बात मैं नहीं कर रहा, समाज में हर तरह के लोग हैं। तो एक तो ये है, और बारातों में जो नाजायज़ खर्च हो रहा है, अब देखा देखी कंपटीशन हो गया कि वहाँ 3000, अब तो कार्ड देख रहे हैं, जो भी दोस्त है दे देते हैं, वहाँ मेला लग जाता है। अब कोई पहचानता भी नहीं कौन आया कौन गया। तो ये प्रथा कौन से शुरू हुई है? सोचते हैं वहाँ तो 10,000 की भीड़ थी, और मैंने तो कई जगह देखा है वहाँ जाता कोई जानता भी नहीं, एक दूसरे को खाना खाया चल दिया। इसका ये सब एक घमंड और एक दिखावा कि हम बड़े हैं और हमारा देखिए इतने लोग आए। और सही बात है, बड़े लोगों के पास बड़े बड़े नेता अधिकारी जाएंगे तो वो सोचेगा मेरा सम्मान होगा। अरे भाई, सम्मान तो मेन है कि आपने उचित वर खोजा, अच्छी लड़की के लिए अच्छा लड़का खोजा जो संस्कारित हो, शुद्ध हो, अच्छे विचारों का हो, भले ही कम आय का हो लेकिन आगे उसमें आय करने की संभावना हो। और आश्चर्य की बात है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि वर वो खोजो जो तुम्हें प्रिय हो, लालच में मत खोजो। लड़की पक्ष की भी गलती है, वो सोचेगा अरे वो ऐसे है, वो जमींदार है, वो ठेके चलता है, खूब पैसे वाले हैं, वहाँ वर खोजेगा चाहे लड़का देखने में अच्छा ना हो। और जो लड़का सुंदर है, सुशील है, उसको एकदम तिरस्कृत करेंगे कि उसके पास कम संपदा है। हर गार्जियन चाहता है कि संपदा वाला लड़का मिले। तो इसमें भी थोड़ा बारात वगैरह में जो नाजायज़ खर्च होते हैं उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। अब तो बफर सिस्टम हो गया, कोई पूछता भी नहीं है, खाना खाए अपना चल दिए। कुछ पहले बारात में जाते थे गवाह होने के लिए कि हम यहाँ गवाह में सम्मिलित हैं, ये हमारे प्रिय हैं, शुभचिंतक हैं, यहाँ आए हैं, इतने लोग गवाह हैं इस शादी के लिए, इसलिए होता था। तो ये मूल समस्या है, इसमें हमें आप लोगों को राय देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद विचार करिएगा। खान पान में सांस्कृतिक खाना का बढ़ावा दीजिए। बेकार की चीज़ें खा रहे हैं लोग, जो 4 दिन खा ले तो बीमार पड़ जाएं, एक दिन के लिए दिखावा के लिए। और लड़की पक्ष भी सोचता है कि हमारा सम्मान, लड़का भी सोचता है कि ऐसा रहे कि 4 लोग वाहवाही करें कि क्या। अरे वाहवाही तो तब होगी जब तो आपकी बहू सही होगी और उसके संस्कार सही होंगे, अच्छे गुण होंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो ज़िंदगी भर वाहवाही होगी। एक दिन के चांदनी और फिर अंधेरी रात से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस पर विचार करना चाहिए। खान पीन जैसे मगौड़ा है और ये जो भी बनाते हैं हम लोग सांस्कृतिक खाना, उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं जिसमें पौष्टिक चीज़ें हैं। और नाश्ता करना तो लोग भूल ही गए, अब बिस्कुट चाय से नाश्ता करते हैं। पहले रिवाज था, सुबह आपको कलेवा मिलता था, चना मिलता था, उबला हुआ कुछ मिलता रहा होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ चना मिलता था, कुछ वैसी चीज़ पौष्टिक चीज़ डाल के मिलती थी जो शरीर के लाभदायक। गर्मियों में सत्तू वगैरह हो गया अलग अलग सीजन पर, और लोग आराम से छाछ खाते थे, दूध खाते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये जो है प्रोसेस फूड, चाय बिस्कुट आ गया, मेहमान भी आएगा तो शक्कर देंगे। पहले गुड़ खाने की प्रथा थी। ICR ने खोज किया है कि गुड़ खाने से आयरन मिलता है, विटामिन B कम्प्लेक्स मिलता है, गुड़ का बढ़ावा दीजिए। अब किसी को गुड़ पानी दीजिए तो कह रहे यार कैसा आदमी है, मीठा भी नहीं रखे। जबकि गुड़ पौष्टिक है, आप 10 जगह पानी पिए, गुड़ खाए हैं नहीं नुकसान करेगा, और 10 जगह मीठा खाए हैं आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। सामाजिक काम करना है, कहाँ कहाँ आप चाय पियेंगे, कहाँ कहाँ मीठा खाते रहेंगे, खोआ खाएंगे, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी सांस्कृतिक खाने थे जैसे गुड़ हुआ, मंगौड़ा हुआ, जो स्वास्थ्य के लिए वर्धक थे, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गुड़ तो यहाँ एक क्षेत्र भी है। तो एक तो ये बात हो गई। खान पान में शराबबंदी के लिए मैं क्या कहूँगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। और जुआ वगैरह सब जान ही रहे हैं, ये कहने से उपदेश से नहीं होगा। शराब वालों को योग वगैरह करें, थोड़ा व्यायाम करने लग जाएं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोई शराब पीने का आदी हो जाए, अगर उसको उपदेश देंगे तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। क्योंकि मैं अपने जेब से कर रहा हूँ तो उससे क्या मतलब। लेकिन वहीं योग करने लग जाए, थोड़ा सा व्यायाम करने लग जाए, थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में उलझ जाए, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो शराब पर एक उपदेश से ही हमला नहीं होगा, सिर्फ कहने से उनको दूसरे कार्य में लगाने की ज़रूरत है। कोई बच्चा भटक गया है तो उसको कोई काम दे दीजिए। हम लोग भी छात्र देखते हैं ज़्यादा चंचल और गलत दिशा में जा रहा है तो हम लोग एग्ज़ाम घोषित कर देते हैं। अब कल एग्ज़ाम होना, बच्चे ठंडा हो गए, हम कि पढ़ के आओ कल मैं एग्ज़ाम दूँगा, भाग खड़े होते हैं सर, नहीं निरर्थक आपस में लड़ रहे थे। तो ये सब भी तरीका अपनाया जाना चाहिए। और आपसी विवाद को न सही बात है, दुश्मनी बढ़ती है जब धोखा होता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ मनुष्य का स्वभाव है, धोखे से कुछ होता है तो दुश्मनी बढ़ जाती है, जीवन भर रहता है। आमने सामने कहीं विवाद हो जाता है, कुछ दिन रहता है, फिर गले मिल लेते हैं। तो आपसी विवाद का मूल जड़ इस क्षेत्र में इसीलिए रहा कि लोग घात करके हमला करते थे, कायरतापूर्ण है। तो दूसरा अपना मौका खोजता था कि हम भी अब घात लगाएं, तो बढ़ती जाएगी।
लेकिन स्वामी जी के देखिए प्रकाश से अब अपराध भी इस क्षेत्र में कम हो गया, लोग सोचने समझने लग रहे, शिक्षा का प्रसार हुआ, टीवी का प्रसार हुआ, हो गया, थोड़ा सक्रिय भी हो गई शासन प्रशासन भी। तो इस तरह से आपसी विवाद को पंच द्वारा सुलझा लिया जाए, 4 लोग संभाल लें तो समाज मजबूत होगा। साथ ही समाज के पास अगर बेकार पैसा है तो उसको शैक्षिक संस्थान में डालिए, ये नहीं कि ये एक ही जगह है, उबड़ खाबड़ जगह रिमोट एरिया में है, वहाँ एक संस्थान डाल दीजिए। और संस्थान जब पैसा आने लगेगा तो लोग शिक्षा लेने लग जाएंगे, वो पुण्य का काम है। और शिक्षा पर जोर देने के लिए सभी लोग जान ही रहे हैं, किसान की समस्याओं को आपस में जुट बैठ कर समझना चाहिए, जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है और अपने पुराने बीजों को संरक्षित करना जरूरी है। साथ ही साथ ये जो गाय को हम लोग एकदम भार समझ लिए हैं, गाय को ऐसा मानिए कि हम ब्रीड करके उस संपदा में बदल दें, थोड़ा हम उसको ब्रीडिंग कर दें, अच्छा दूध देने लग जाए, उसकी कीमत हो जाएगी। अब किसी के पास जानवर चारा नहीं है तो छोड़ दिए हैं, लेकिन ब्रीड तो चली जा रही है और उसको ब्रीडिंग करा दीजिए, अब अच्छा दूध देने वाला जानवर आ जाएगा, वो आपकी संपदा बन जाएगी। आगे फिर नहीं रहेगा, सब गायब हो जाए तो गाय कौन बेचेगा, आपको मिलेगा कहाँ से। अच्छा ये बताइए कि बैल हैं, बैल की प्रथा तो गई, पहले तो होता कि भाई कितने बैल की खेती है, 4 बैल बहुत बढ़िया माना जाता था, 4 बैल की खेती, 2 बैल की खेती माने 2 जोड़े, तो वो कहते बड़े किसान है, 1 जोड़ी वाला बेचारा मध्यम माना जाता था। हम कह रहे हैं कल के दिन दुनिया से तेल ख़त्म हो जाए तो हम लोग खेती कैसे करेंगे, क्या इंसान हल को खींचेगा? तो उस संपदा को भी बचा के रखना है। ये वैज्ञानिक लोग इस पर बहुत सोच रहे हैं, अगर खेती में हम बैल को एकदम तिरस्कृत कर दें, मान लीजिए तेल की एक आयु है, 100 साल बाद तेल ख़त्म हो जाए तब ट्रैक्टर कैसे चलेगा, तब कैसे जुताई होगी? अब बीज हमारे पुराने ख़त्म हो जाए तब आगे क्या होगा, ये बीज धोखा दे दें तो पुरानी संपदा को बचाने की भी ज़रूरत है, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही साथ रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, वो जो अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, थोड़ा एक संगठन बन जाए तो 1-1 घंटा समय दे दें, उनका भी मन बहल जाएगा, कुछ समाज को दे के जाएंगे, उनको भी संतुष्टि मिलेगी, मैंने आज कुछ किया। नहीं रिटायर के बाद सड़ने लगते हैं कि अरे क्या करूं, काम नहीं मिल रहा है, तो उनको जनहित का कार्य करने में खुशी होती है, उनको जोड़ने की ज़रूरत है कि भाई आप 24 घंटे में 1 घंटा दे दो, लेकिन उनको प्लेटफार्म चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये हो गया, और दूसरा साथ ही साथ गाय का हमने बता ही दिया। दूसरा ये जाति भेद जो है, जातियों में ही उपजातियाँ हैं। अब कुर्मियों को मैं जो देख रहा था 108 है, मराठा अपना कहता है, पाटीदार अलग कहेगा पटेल, यहाँ कुर्मियों में बनाने में देखता 4-4 भेद है, वो कहे वो फला है, मैं उनसे ज़्यादा दबंग हूँ, अहंकार। अरे भाई लोकतंत्र है, सबको समानता के भाव से रहना है। हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारा जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, लेकिन पहले तो अपने जातियों में नहीं जोड़ पा रहा है, जातियों में इतना मतभेद है, उपभेद है, पहले उनको जोड़िए, वो एक प्लेटफार्म पर है, उनमें भाईचारा हो, शादियाँ हो, एक साथ बैठे, एक विचार बने, तब तो आगे समाज का सोचेंगे। बिल्कुल, जब इसी में है, संविधान हमारा क्या कहता है, जातियों को खत्म करना है, और अपनी जात नहीं जोड़ पा रहा, कैसे हम जात को संगठित करें, कैसे जातियाँ खत्म होंगी? तो ये सब उप जातियाँ क्षेत्र के हिसाब से जो अहंकार वाला है, ये फड़ा है, फला है, ये सब मूर्खता का कार्य है। लोकतंत्र में सभी बराबर हैं, इसीलिए भेदभाव खत्म करके जातियों उपजातियों को जोड़ करके समाज सुधार में एक साथ कार्य करना चाहिए। भाई आप में कमियां दूर करो, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, खास करके यही इसी के साथ तो एक मुद्दे को लेकर सर ने समाज को कैसे सुधरना चाहिए सारे पॉइंट गिनवा दिए हैं कि समाज अगर इन बिंदुओं का पालन करे तो वो दिन दूर नहीं है जब समाज संपन्न होगा और मजबूत होगा। हम आपसे बात करते हैं और हम आपको बताते चलें, जय सिंह वकील जी हैं, जराकर गांव के निवासी हैं, अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा के एक पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज जो आपने उपवास रखा है और जिस तरीके से शीलन सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उपवास का मुख्य वजह क्या यही है या और कुछ भी मुद्दे जो हैं आपके उसको लेके बैठे हैं आप? श्री शीलन सिंह जी का ट्रांसफ़र तो मुख्य मुद्दा था, लेकिन हमारी एक मंशा भी ये रही कि समाज एक जगह आए, इकट्ठा हो, समाज के जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं समाज में उस पर चर्चा हो, इस पर भी चर्चा हो। तो हमारे सर ने बताया, काफ़ी विस्तार से बताया। तो हम ये चाहते हैं कि समाज भी इकट्ठा हो, और आज की जो लड़ाई है, एक दिन का हमारा सांकेतिक उपवास है। हम शीलन सिंह जी को
पुनः डीएम बनाने की सरकार से मांग करते हैं। समाधि पे हैं वो कहाँ है? क्योंकि उन्हें देश भावना से हटाया गया है। वैसे जनरली ट्रांसफ़र होते रहते कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्हें भू माफियाओं के कहने से, खनिज माफियाओं के कहने से, नेताओं के कहने से हटाया गया। ये सरकार ने देश भावना से काम किया और उन्हें जाके उप सचिव बना दिया। अगर आपको हटाना था दूसरे ज़िले का चार्ज दे देते। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार से, कि पुनः शीलन सिंह जी को डीएम बनाया जाए। बिल्कुल, हम बात करते हैं केवल अभी शीलन सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि एक विधायक या सांसद की बात ना मानने पर अक्सर अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता रहता है, जो खासतौर पर ईमानदारी से काम करते हैं उन अधिकारियों का ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ कैसे दूर होगी? ये चीज़ होगी राजनीति में शुद्धता आने से। जब हमारे अच्छे लोग राजनीति में सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी इस ईमानदार और कर्मठ जो अधिकारी है उनकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है। मैं केशपाल सिंह राजपूत हूँ, लोधा राजपूत महासभा का जिला अध्यक्ष हमीरपुर। और ये जो विद्वेष भावना से इन्होंने किया है, खनन माफियाओं के चक्कर में उनके मन का ना किया, तो उन्होंने कुछ ना बना तो उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। जबकि इतना ईमानदार और निष्ठाकारवान हमारा शीलन सिंह जी बहुत ही अच्छे अधिकारी थे, जिन्होंने जिस क्षेत्र में रहे तो वहाँ पे उन्होंने जो लोग चोर डकैत थे उनको मुख्य धारा से जोड़ करके बहुत अच्छे कार्य किए, अच्छी रास्ताएं दिखाईं और वो लोग आज उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे निष्ठावान और ईमानदार अगर डीएम का ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ये तो कोई उचित नहीं है। सरकार ने अच्छा नहीं किया है जो है, और द्वेष भावना से किया है जो है, और उनको आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और आपने उठा करके सचिवालय में फेंक दिया। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कभी अगर आपके मंत्रियों का, विधायकों का नहीं बनता था तो किसी भी दूसरे ज़िले में जो है उनको कम से कम काम करने का मौका तो देते, ताकि उस क्षेत्र का और उस ज़िले का कुछ उद्धार होता। जो लोग जो हैं उनके विचारधाराओं पे चलते हैं और उन्होंने कितनी लोगों की ज़िंदगियां बदली। ऐसे ईमानदार अधिकारी को हम चाहते हैं और हमारी जो है ख़ास तौर से समाज चाहती है कि हमारे किसी भी ज़िले की उन्हें दोबारा नियुक्ति दी जाए और पुनः बहाल किया जाए, वरना ये आक्रोश आगे फैलता ही जाएगा। जो आगे आने वाले विधानसभा में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। जो है हमारा तो यही है माननीय जो है प्रधानमंत्री जी से संदेशा, और ये हमारा कुछ ध्यान रखा जाए कि जो है इतने अच्छी ईमानदार और कर्मठशील जो है अधिकारी का ज़िले में रहेगा तो ज़िले का उद्धार होगा। हम चाहेंगे कि पुनः किसी भी ज़िला में आकर के उनको नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल, हमारे साथ गलिया के पूर्व प्रधान देवेंद्र जी हैं, जो अपना विरोध दर्ज कराने यहाँ समाधि स्थल पर आए हैं। देवेंद्र जी, क्या कहना है आपका? आज अखिल भारतीय लोधी लोधा महासभा के रूप में आज जो उपवास के रूप में हम लोग बैठे हैं, और जो मध्य प्रदेश में एक सक्षम अधिकारी शीलन सिंह जी का एक अचानक दूसरी रणनीति से जो ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आज हम लोग सभी लोग एक साथ हुए हैं और उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि अभी इतना समय भी नहीं हुआ कि उनको उप सचिव बना दिया जाए, क्योंकि उनको अभी अनुभव 4 से 10 साल सीनियर हो जाना चाहिए, तब जाके उनको उप सचिव बनाना चाहिए था। तो हम ये चाहते हैं कि वो सरकार का ही काम कर रहे थे। जो सक्षम अधिकारी होते हैं, जो सरकार की योजना आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो सक्षम अधिकारी ही पहुंचाते हैं। आज जो उन्होंने वहाँ पे विकास की, जो वहाँ पे सरकार के नियमानुसार, और एक भूमाफिया, खनिज माफिया जो कभी जनता पार्टी का काम नहीं करते, सरकार का काम नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ होता है अवैध रुपयों से। तो आज मैं अपना विरोध दर्ज कराने आया हूँ, और अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे भी साथ में रहेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि आदरणीय शीलन जी सरकार, डीएम सरकार, कहीं ना कहीं किसी मध्य प्रदेश जनपद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उनको डीएम की तैनाती दी जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं, और ये एक दिन का उपवास है अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा के सभी लोगों का, पदाधिकारी या सदस्य यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। आज 25 तारीख है
और ये इनका कहना है कि शीलेंद्र सिंह जी को फिर से या तो किसी और जिले का डीएम बनाया जाना चाहिए या छतरपुर में ही लाया जाना चाहिए। तो आज ही सब लोग उपवास रखे हैं और यहाँ पर स्वामी जी की समाधि पर बैठे हुए। हाँ, आप क्या कहने वाले हैं? मैं चलेगा भाई साहब, प्रकाश लोधी जिला महोबा का जिला प्रभारी हूँ और मैं जो आज एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति ने जितने कम समय में वहाँ के भूमाफियों और अन्य जो लोग गलत काम करते थे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की थी, उन लोगों ने उनको हटा दिया गया है, जिसके पुनः विचार करते हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः विचार कर करके उन्हें फिर से डीएम का चार्ज दिलाने का कष्ट करें। यही हमारी मांग है, इसी में हम विरोध में आज उपलब्ध यहाँ सब लोग समाधि पर हैं। बिल्कुल। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।